जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया को हम जानेंगे। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण हो सकता है बच्चों? पहला कारण शिक्षा का प्रसार। जब लोग पढ़ेंगे तब वह जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ढूंढेंगे। दूसरा महिला जागरूकता। महिलाओं के जागरूक होने से वे छोटे परिवार का महत्व समझेंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक यानी देश के अंदर किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जैसे किसी देश से दूसरे देश में जाना भी हो सकता है, जैसे लोग भारत को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर बस जाते हैं। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों एक राज्य की जनसंख्या कम हो जाती है और दूसरे राज्य की जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। लोग बच्चों गांव को छोड़कर शहरों में ज़्यादा जाते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी गांव से दूसरे गांव चले गए हो लोग? नहीं ना, ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग जो प्रवास करते हैं वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर ही करते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है बच्चों? हाँ जी, कोशिश करें बच्चे। गरीबी, बेरोजगारी, ये वजह होती है जब लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, या प्राकृतिक आपदा हो सकती है जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप। और दूसरा कारण होता है कर्षण। कर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। लोग शहरों की तरफ जाना क्यों पसंद करते हैं बच्चों? क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, जीवन जीने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल। इसी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं। तो ये जो 2 कारक थे, अपकर्षण कारक व कर्षण, इन्हीं 2 की वजह से लोग प्रवास करते हैं गांव से शहरी क्षेत्रों की ओर। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बच्चों, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। अगर हम देखें, जब प्रवास करते हैं लोग तो उसकी भी एक निश्चित उम्र होती है। 15 से अधिक आयु के लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं। वृद्ध अवस्था के लोग और बच्चे प्रवास कम करते हैं। वहीं लिंग के आधार पर अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्रवास पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाएं जो हैं वो प्रवास कम करती हैं। तो सिर्फ इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों, उम्र और लिंग के आधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है। जब महिलाएं कम प्रवास करेंगी वो गांव में रहेंगी, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करेंगी, इसीलिए उन्हें लोग जो है गांव में ही रखते हैं, क्योंकि वो बूढ़ों और बच्चों की देखभाल करती है। जबकि पुरुष जो है शहरों में जाकर रोजगार ढूंढकर पैसा कमाकर गांव भेजते हैं। तो आओ बच्चों आगे बढ़ें। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत
किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम। दूसरा वयस्क, 15 से 59 वर्ष के, और वृद्ध 59 से अधिक वर्ष वाले लोग। तो बच्चों, हमने इनको 3 वर्गों में बांटा। बच्चे ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जबकि वयस्क ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। जो पैसे कार्यशील जनता उत्पादन के द्वारा कमाती है, उन्हीं से बच्चों तथा वृद्धों की जनसंख्या का भरण पोषण होता है। तीसरा है वृद्ध। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। इसका मतलब बच्चों, ये अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं, इनकी इच्छा है, पर भर्ती इनकी नहीं होगी। अगला है आपका ये पाई आरेख। इस पाई आरेख को देखो बच्चों, इसमें उम्र संरचना दिखाई गई है भारत की। तो आप देख सकते हो 3 रंगों से दर्शाया गया है। जो संतरी रंग है वो वयस्क के लिए है, नीला वाला वृद्ध को दर्शाता है, और पीला वाला बच्चों के प्रतिशत को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं भारत की जनसंख्या में वयस्क की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद बच्चों की है, और सबसे कम संख्या वृद्ध की है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। मैंने आपको कहा था कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो कोई उत्पादन नहीं कर सकते, और वो किस पर आश्रित होते हैं? 15 से 59 वर्ष के लोगों पर, या हम ये कहें वयस्क लोगों पर। अगला है हमारा लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। बच्चों, आप बता सकते हो क्यों लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता? कोशिश करो बच्चों, शाबाश। आओ मैं आपको बताती हूँ। भारत में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की जनसंख्या कम होने के कारण नंबर 1, पुरुष प्रधान भारतीय समाज में लड़कियों को पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम शिक्षित होना भी उनकी कम जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा, कई स्थानों पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, जिसे हम कन्या हत्या भी कहते हैं। अगला, दहेज के लोभी लोग भी स्त्रियों की हत्या कर देते हैं, यानी कि घरेलू हिंसा व दहेज के लालच में भी लोग स्त्रियों को मार देते हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। आओ बच्चों, सारणी 6.2 देखें। इसमें भारत का लिंग अनुपात दर्शाया गया है। आप देख सकते हो 1951 से 2011 तक का जनगणना वर्ष दिख रहा है आपको बच्चों, और उसके साथ ही लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं? तो आप देख सकते हो हमारा 2011 में 943 है। इसका मतलब कि 1000 पुरुष हैं और स्त्रियां 943 हैं। तो भारत में पुरुष हमेशा अधिक रहे हैं जनसंख्या में, और स्त्रियां की संख्या कम रही है। आपको पता है भारत में एक राज्य है केरल। केरल में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, जबकि हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 877 महिलाओं की संख्या है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि केरल ऐसा राज्य है जहां पर महिलाएं अधिक हैं, और पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है
जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। वहीं दिल्ली और हरियाणा में पुरुष जो है अधिक है, महिलाएं सबसे कम है।